नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में आज हम आपको खास तौर पर बताने वाले हैं सेवा तीर्थ भवन के उद्घाटन से जुड़ी हुई खबर। साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि आखिर मुख्य सचिव को क्यों किया गया है दिल्ली तलब, और बांग्लादेश के परिणामों से जुड़ी एक एक अपडेट भी आपके साथ करेंगे साझा। साथ ही अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे संस्कृति, खेल, तकनीक की खबरें, यानी वो हर बात जो आपके दिन को बनाती है खास। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। अब सेवा तीर्थ से चलेगा प्रधानमंत्री का कार्यालय। पीएम मोदी आज करेंगे सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन। नए भवन में डिजिटल रूप से कई सुविधाएं मौजूद। संसद में आज भी हंगामे के आसार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने और आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का रखा प्रस्ताव। एसआईआर मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दिल्ली तलब। निर्वाचन आयोग ने पूछा, कई बार रिमाइंडर के बावजूद 5 अधिकारियों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की शानदार जीत। बड़े बहुमत के साथ तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ। और टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से दी मात। ग्रुप ए में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। रविवार को कोलंबो में पाकिस्तान से होगा सामना। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय अब सेवा तीर्थ से चलेगा। पीएम मोदी आज सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे और सेवा तीर्थ समेत कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी होंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा, कृषि मंत्रालय, संस्कृति, विधि और न्याय, सूचना एवं प्रसारण, रसायन और उर्वरक, जनजातीय कार्य समेत कई मंत्रालय होंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई दशकों से केंद्रीय मंत्रालय और कार्यालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अलग अलग इमारतों में बिखरे हुए थे। इससे कार्य क्षमता में कमी, समन्वय की चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और उपयुक्त कार्य वातावरण की कमी जैसी समस्याएं सामने आती थीं। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा और प्रशासनिक कार्य एक आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित ढांचे से संचालित होंगे। दोनों परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, संरचित सार्वजनिक इंटरफेस जोन और केंद्रीकृत रिसेप्शन है। ये सहयोग, दक्षता, पारदर्शी शासन, बेहतर नागरिक सहभागिता और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगे। भवनों को 4 स्टार गृह रेटिंग के अनुसार डिजाइन किया गया है। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च प्रदर्शन वाली संरचनाएं शामिल की गई हैं। और इसके साथ ही साथ स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मौजूद रहेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस तरीके से कई उद्घाटन करने वाले हैं और कई जगहों के जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं और एक बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल, जिस तरह से हम सिंगल विंडो की बात करते हैं तो एक ही जगह पर ये तमाम मंत्रालय मौजूद रहेंगे, जिससे समय की भी बचत होगी। काम में पारदर्शिता के साथ साथ और भी तेजी लाने का प्रयास किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र के पहले चरण का आज है आखिरी दिन। दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य होंगे, लेकिन लगता है कि रोज की तरह लोकसभा में आज भी हंगामा होने वाला है।
क्योंकि कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा है। नियम 352(5) और 353 का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि सब्स्टेंटिव मोशन के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये भी प्रस्ताव रखा गया कि वो कभी चुनाव ना लड़ पाएं। निशिकांत दुबे का कहना है कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। उनका सोरोस के साथ संबंध है, विदेश में देशद्रोहियों से मिलते हैं और संवैधानिकों संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। हालांकि उनकी इस बात पर विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया है और फिर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो निशिकांत दुबे का ये प्रस्ताव है जो कि बीजेपी सांसद है, जिसमें अब एलओपी जो है वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रस्ताव है जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मानदंड रखता है। और राहुल गांधी लगातार जो निशिकांत दुबे का कहना है कि ऐसे बयान दे रहे हैं जो देशद्रोही हैं। और निशिकांत दुबे का क्या कहना है, आइए आपको वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं। मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक दुबे जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ ये जरूरी है जानना कि ये मोशन क्या है और इससे क्या परिणाम आ सकते हैं। आइए आपको इस मोशन के बारे में बताएं ग्राफिक्स के जरिए। तो ये मोशन ये कहता है कि स्वतंत्र और पूर्ण प्रस्ताव या सरकारी काम या फिर विशेष मुद्दों पर निर्णय लेने का माध्यम है ये मोशन। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, स्पीकर इसके लिए प्रस्ताव लाने की अनुमति देते हैं और पारित कराने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। अगर नंबर से समझे तो लोकसभा में एनडीए के पास ज़्यादा है। चर्चा और मतदान के बाद पारित करने का इसमें नियम है, यानी कि 50% और उससे एक वोट से पारित, एक ज़्यादा वोट के साथ ये प्रस्ताव पारित हो सकता है। विश्वास प्रस्ताव, असंवेदनशीलता प्रस्ताव भी इस मोशन के उदाहरण हैं। अब क्या है इसके आगे की प्रक्रिया, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको इसके आगे की प्रक्रिया बताएं तो इस मोशन के लिए नोटिस देना जरूरी होता है और मंत्री के नाम से प्रस्ताव होने पर एक और मंत्री पेश करता है ये मोशन। यदि सदस्य मंत्री नहीं है तो अध्यक्ष से अनुमति लेना जरूरी हो जाता है और साथ ही साथ मोशन के लिए सेकेंडिंग की जरूरत होती है। प्रस्तुतकर्ता को जवाब देने का पूरा अधिकार होता है। पहले लाए गए मोशन 2005 की अगर बात करें तो कैश फॉर क्वेरी मामले में 10 सांसद सदन से बाहर हुए। 2005 का जिक्र भी यहाँ पर आता है, जहाँ पे MPLADs के गड़बड़ी पर 4 सांसद निलंबित हुए। वहीं अब 2007 की अगर हम बात करें तो 2007 में अवैध पासपोर्ट मामले में 1 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इसके साथ ही 2007 में सरकारी हवाई यात्रा के गलत उपयोग में भी एक सांसद को निलंबित किया गया था। तो ये मोशन क्या है और इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है, ये हमने आपको बताई। और साथ ही साथ अगर राहुल गांधी की मुश्किलें देखें तो राहुल गांधी की मुश्किल, अगर ये अभी तो प्रस्ताव है लेकिन अगर इस नोटिस को लाया जाता है तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेश राज जुड़ गए हैं, ये सीधा राजेश का रुख करेंगे। राजेश, सबसे पहले तो आपसे इस मोशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भाजपा बोल रही थी कि विशेषाधिकार हनन नोटिस, लेकिन अब इस मोशन की बात की जा रही है। अगर लोकसभा के रूल्स के हिसाब से बात की जाए तो क्या है ये मोशन और कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें इससे और आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर ये इस मोशन को अगर एक्सेप्ट किया जाता है और अगर 2/3 बहुमत के साथ ये अगर मोशन सदन से अगर पारित हो जाता है तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम जानते हैं कि इससे पहले भी एक कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से राहुल गांधी की मेमोरी जा चुकी है और ये लगातार जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सदन के भीतर राहुल गांधी पर विभिन्न देशों में जाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है, यह निश्चित तौर पर एक संवेदनशील
मुद्दा दिखाई पड़ता है। वैसे बजट सत्र के पहले हिस्से का आज जो है वो समापन हो जाएगा और फिर जब 9 अप्रैल से 9 मार्च से जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा और वो 2 अप्रैल तक चलेगा, तो उस सत्र पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी कि आखिर इस मोशन का क्या होता है। और इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी विपक्ष ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं अनर्गल आरोप के जरिए उनको अपदस्थ करने की जो कोशिशें हैं वह भी सामने आई हैं। उसको लेकर ओम बिरला बेहद नाराज है और वो सदन आ नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों जो मुद्दे हैं, उन्होंने ओम बिरला ने भी कहा है कि हम जब तक इस आरोप से बरी नहीं हो जाते तब तक हम सदन नहीं आएंगे। तब देखना होगा कि यह जो आज का दिन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है संसद के लिहाज से, क्योंकि जहां ओम बिरला सदन आ नहीं रहे हैं, वहीं निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर मोशन लाने की बात करके कहीं ना कहीं माहौल को बिल्कुल गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर बजट जो है, बजट पर चर्चा दोनों सदनों में पूरी हो चुकी है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने उसका जवाब भी दोनों सदनों में दे दिया है। और जिन 8 सांसदों को निलंबित किया गया है लोकसभा से, उनका मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो एक तरफ जहां विपक्ष ओम बिरला स्पीकर पर आरोप लगा रहा है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर ये मोशन लाकर उसको काउंटर करने की एक बेहतरीन कोशिश की है, जिसके जरिए वो विपक्ष के नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजेश, काउंटर करने की बात तो सामने आ ही रही है, लेकिन क्या एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या इन सब की वजह खुद राहुल गांधी ही हैं? जिस तरह का आचरण लगातार इस बार बजट सत्र में हमने लोकसभा में देखा एलओपी का, क्या वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने ही, कि जिसे कहते हैं कि अपने ही मैदान में वो खुद घिर रहे हैं अब? हाँ बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अनाप शनाप हम कह सकते हैं कि जो हरकतें उनकी है, क्योंकि एक विपक्ष के नेता का जो पद है वो संवैधानिक पद है। जैसे नेता सदन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, सभापति होते हैं, उसी तरह दोनों सदनों में विपक्ष के नेता भी होते हैं। और विपक्ष के नेता और नेता सदन दोनों का मान बराबर बताया जाता है। कहा जाता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर ही सदन की गरिमा बढ़ाते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से बिना होमवर्क के सदन आते हैं, बिना ऑथेंटिकेट किए हुए, बिना प्रमाण प्रस्तुत किए हुए वो सदन के भीतर कई अनर्गल आरोप लगाते हैं और उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग उनसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, प्रमाण प्रस्तुत करने की बात करते हैं और वो उसमें असफल दिखाई पड़ते हैं। तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं। और सत्ता पक्ष के लोग, खास करके प्रहलाद जोशी जो पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी का बहुत अभाव है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं संवेदनशील विषयों को भी बहुत हल्के अंदाज में उड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। राजेश, इसके साथ अब संसद के बजट सत्र के अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो आज आखिरी दिन है, अगर लेकिन इन पूरे दिनों की बात की जाए, बजट पेश होने से लेकर अब तक, अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, उत्पादकता की बात की जाए, तो किस तरीके का उत्पादक ये रहा है? क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा है और व्यवधान होता रहा है सदन की कार्यवाही में, बार बार सदन को स्थगन करना पड़ा। तो उत्पादकता के लिहाज से अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो क्या क्या कुछ अहम रहा यहाँ? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है भावना की जो उच्च सदन है, उच्च सदन ने अपनी थोड़ी गरिमा जरूर बचा के रखी है। अमूमन देखा जाता था कि राज्यसभा में ही ज्यादा हंगामा हुआ करता था, लेकिन इस बार लोकसभा ने रिकॉर्ड कायम किया और लोकसभा में उत्पादकता बहुत कम रही। एक दो छोटे मोटे विधेयकों को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा कोई बड़ा विधायी कार्य देखने को नहीं मिला। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई लोकसभा में और वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब देना चाहा, उसके बाद सदन आने से उन्हें रोका गया और आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वयं सदन में आकर इस बात की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री को मैंने सदन में आने से रोका, चूंकि बहुत सारी महिला सांसद जो थी वो गैलरी में आकर खड़ी हो गई थी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए ओम बिरला ने उनको सदन में आने से प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश की। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई।
बजट पर भी लोकसभा जी में राजेश। कहा जाता है कि जो मैराथन चर्चा होनी चाहिए थी वो जी। नहीं हुई। पहले दिन चर्चा शुरू हुई और कल जो है बजट पर चर्चा का बिल्कुल, रिप्लाई एक बार को लगा था कि गतिरोध रुक गया है और अब बिल्कुल। विपक्ष तैयार है, लेकिन फिर से वही लेकिन हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में 3 दिन से ज्यादा बजट पर चर्चा हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, लेकिन राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा ने इस बार बहुत निराश किया। बिल्कुल, चलिए अब दूसरे पार्ट में देखना होगा कि कैसे सदन की कार्रवाई आगे चलती है और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चला, ऐसे दिल हो या पुलियो करे, वांगी भात हो या पोड़ी मसाला, रसा पाउडर या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज MSME सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। MSMEs के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scstHub.in पर जाएं। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। लिए चलते हैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनल पार्टी को शानदार जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार BNP 170 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। BNP ने इसे जनता का भारी जनादेश बताया है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है, यानी कि उनका अब रास्ता साफ दिख रहा है। BNP के समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। BNP की दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अनौपचारिक परिणामों के अनुसार आपको बता दें कि अध्यक्ष तारिक रहमान और महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सहित वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी सीटें जीत ली है। जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों ने लगभग 60 सीटों पर जीत का दावा किया है, जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन की प्रमुख सहयोगी NCP ने 6 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही है। अंतिम नतीजे जारी होने में अभी वक्त लगेगा। और इस समय हमारे साथ ढाका से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार। नवल सिंह का रुख करेंगे। नवल सिंह, शुरुआती रुझान अभी क्या कह रहे हैं? कहा यही जा रहा है कि BNP ने दोहरे शतक से ज्यादा सीटें जीत ली हैं और निश्चित है अब BNP की जीत और तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है।
जी, अभी तक का जो रिजल्ट सामने आया है, हालांकि वो अनऑफिशियल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मीडिया में है। और जो काउंटिंग सेंटर जहाँ पे है वहां से जो कुछ काफी सारी जगह पे काउंटिंग खत्म भी हो चुका है, तो वहाँ पे अनऑफिशियली जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से 208 सीटों पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या तो आगे है या उसने उसमें से काफी सीटें जीत भी ली है। तो और जमाते इस्लामी और उनके सहयोगी जो है करीब 60 से 65 सीटों पे आगे चल रही है, उसमें 6 सीटों पे एनसीपी आगे है। तो देखा जाए तो कुल मिला के बीएनपी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो काफी लंबे अरसे से सत्ता से बाहर रही है, उसको लंबे अरसे बाद एक बड़ी जीत मिल रही है। हालांकि ये इलेक्शन जो है, जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग कंटेस्ट नहीं कर रही थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो था ही कि दो ही बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जब अवामी लीग कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का रास्ता साफ था। हालांकि जो जमाते इस्लामी ने काफी कड़ी टक्कर दी और कभी कुछ मुद्दे पे ऐसा लग रहा था कि जमाते इस्लामी और बीएनपी के इस चुनाव में वैसे तो हर मतदाता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन खास तौर पर हम देखें तो जेनजी या फिर महिलाओं की बात करें तो क्या उनका अहम योगदान रहा है बीएनपी को बढ़त दिलाने में या जीत की ओर आगे बढ़ाने में? निश्चित तौर पे महिला वोटर जो है वो बीएनपी की ओर गया होगा, तभी ये बड़ा जीत हो सकता है। एक जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा है कि जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में जमाती इस्लामिस्ट पार्टी है, हालांकि वो फंडामेंटल इस्लामिक पार्टी है, तो उनका अपना जो स्टेटेड एजेंडा है और स्टेटेड पॉलिसी है उसके तहत उनका जो महिलाओं के कामकाज के अवर्स को लिमिट करने की बात हो या उनके महिलाओं के बारे में उनके पार्टी चीफ है उनके जो स्टेटमेंट्स आए थे उसकी वजह से काफी नाराजगी थी महिलाओं में। और हालांकि वो खुल के तो बता नहीं सकते जो माहौल है जिस तरीके का बांग्लादेश में, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है खास करके आरएमजी सेक्टर के जो बिजनेसमैन है उन्होंने ये सोचा कि अगर वर्किंग आवर कम किए जाएंगे, बांग्लादेश का इकोनॉमी जो है आरएमजी सेक्टर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के ऊपर है और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की जो बैकबोन है वो महिला वर्कर है। अगर महिला वर्कर के काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे और उनको सेम सैलरी देना पड़ेगा तो उसका घाटा जो है आरएमजी सेक्टर बिजनेस लॉबी को होगा। तो पिछले कुछ दिनों में आरएमजी सेक्टर के जो भी बिजनेस लॉबी है उन्होंने अपना योगदान दिया महिलाओं को बीएनपी की फेवर में वोट करे ताकि जमात सत्ता में ना आए। तो जमात का डर एक जो था महिला वर्कर के बीच में और जो इंडस्ट्रियल लॉबी है और एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बीएनपी पार्टी जो है उनका पान बांग्लादेश प्रेजेंस है तो वो एक रीजन रहा है। बिल्कुल, युवा वोटर की बीएनपी बात को जो बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है नवल, साथ ही साथ तारिक रहमान प्रधानमंत्री जो बनना उनका तय माना जा रहा है। अगर तारिक रहमान और बीएनपी के राजनीतिक सफर के बारे में बात की जाए, तारिक रहमान तो 17 साल बांग्लादेश से दूर रहे, अभी आए, क्या फैक्टर्स काम किए हैं उनके लिए? देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में दो परिवार, शेख हसीना का परिवार और खालिदा जिया और जियाउर रहमान, दोनों का लेगेसी है। शेख हसीना के पिता जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं और शेख जियाउर रहमान, उनका बड़ा योगदान रहा था बांग्लादेश की आज़ादी की जो मूवमेंट हुई थी, लिबरेशन मूवमेंट, उसमें इनफैक्ट वो पर्सन थे जिन्होंने डिक्लेरेशन किया था बांग्लादेश के फ्रीडम का। तो उसके बाद उनकी बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही, 2 बार लंबा ड्यूरेशन के लिए, एक बार छोटा ड्यूरेशन, तीन बार वो प्रधानमंत्री रही। लेकिन उस दौरान उनके जब सत्ता से दूर होने के बाद जो है तारिक रहमान सेल्फ एग्जाइल में थे और वो लंदन में रहते थे, लेकिन फिर भी वो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन थे और वो काफी एक्टिव थे, लंदन में रह के हुए पार्टी का संचालन करते थे। उनकी मदर जो है खालिदा जिया पिछले 7-8 साल से काफी नादुरुस्त तबीयत रहती थी उनकी, तो बाय डिफॉल्ट ही वाज द लीडर ऑफ बीएनपी पार्टी। जिस तरीके से बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा है, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वो भी चरमराई हुई है, लोन बहुत है बांग्लादेश के ऊपर, भ्रष्टाचार के भी कई आरोप हैं। देखना होगा कि अब जब ये सरकार आएगी और जनमत से चुनी हुई ये सरकार आएगी तो क्या ये सरकार एक राजनीतिक स्थिरता और बांग्लादेश के भविष्य के लिए कुछ कर पाएगी कि नहीं। फिलहाल नवल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को दिल्ली तलब कर लिया है। चुनाव आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने सवाल किया है कि 5 अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर बार बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन फिर निर्देशों की अनदेखी क्यों की गई। खबरों के अनुसार मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती आज दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया है। ईसीआई ने नंदिनी चक्रवर्ती से जवाब मांगा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारी खूबसूरत संस्कृति और परंपरा की, जो हमारे उत्सव का भी आईना है। और आज आपको लिए चल रहे हैं गुजरात। जी हां, गुजरात के जूनागढ़ में हर साल भवनाथ तलहटी में आयोजित होने वाला महाशिवरात्रि मेला अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। इस मेले में न केवल श्रद्धालु अपनी आस्था का नूतन अनुभव करते हैं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम का भी रूप ले चुका है। ये मेला अपनी विशालता, आयोजनों की विविधता को लेकर एक अलग स्थान रखता है। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। जूनागढ़ का महाशिवरात्रि मेला भवनाथ तलहटी की पवित्र वादियों में आयोजित होता है, जहां भक्त एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। हर साल इस स्थल पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, जो इस दिव्य स्थान से शांति और आस्था का आभास करते हैं। जब जय गिरनारी की ध्वनि गूंजती है, तो भक्त खुद को एक नई ऊर्जा से अभिभूत पाते हैं, जो उन्हें जीवन की नई राह दिखाती है। महाशिवरात्रि मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। ये मेला भक्तों को न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ता है। इस आयोजन में संतों की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से मेला और भी भव्य और दिव्य रूप में बदल जाता है, जो भक्तों के मन में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाता है। भवनाथ तलहटी का महाशिवरात्रि मेला केवल एक परंपरागत आयोजन नहीं, बल्कि मिनी कुंभ की भव्यता और आध्यात्मिक विराटता का रूप ले चुका है। साधु संतों की अखाड़ा परंपरा, शिव भक्तों की आस्था की गूंज और गिरनार की पावन वादियों में उमड़ता जनसैलाब, सब मिलाकर इसे एक अलौकिक आध्यात्मिक महासंगम का स्वरूप देते हैं। जूनागढ़ का ये मेला अब केवल एक वार्षिक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत के रूप में स्थापित हो चुका है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। मिनी कुंभ की पहचान के साथ ये आयोजन श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवंत उदाहरण बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं, और समाचार पत्रों में आज कौन सी मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं, ये सब आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें दिलचस्प अंदाज के साथ प्रकाशित हैं। और पहली खबर जो हम ले रहे हैं, आपको टीवी से निकलकर ले चलते हैं आपको आवाज़ की दुनिया में, क्योंकि आज है वर्ल्ड रेडियो डे, यानी कि विश्व रेडियो दिवस। और आवाज़ की दुनिया ने जन जन तक कैसे पहुंच बनाई, ये इस दिन का उद्देश्य है। और ये जो खबर है ना, वो उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में कैसे मसूरी में प्रसारित होने वाला ये सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुशी 90.4 जो है वो कैसे लोगों तक अपनी पहुँच बना रहा है, साथ ही प्रतिभाओं को दे रहा है नई पहचान और बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य और स्थानीय संस्कृति और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों में से आम लोगों को जोड़ रहा है। और अगली खबर है स्त्री गरिमा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का आज एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जो साफ तौर पर बता रहा है कि स्त्री गरिमा की रक्षा में शी बॉक्स किस तरह से अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 1 दशक में महिला सशक्तिकरण को सिर्फ नारा नहीं बल्कि नीति, संरचना और प्रभावी क्रियान्वयन का विषय बना दिया है। और इसी कड़ी में इस दूरदर्शी दृष्टिकोण का उदाहरण शी बॉक्स पोर्टल नजर आ रहा है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया है और कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और न्याय तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये एक सशक्त डिजिटल मंच बनाया गया है। और जो अगली खबर लेकर आ रहे हैं वो है मिस्र से जुड़ी हुई। मिस्र में मिले हैं हमारे भारत के तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख। आपको बता दें कि एक अध्ययन हुआ है जहां शोधकर्ताओं ने कहा है कि 5 मकबरों पर उकेरे गए हैं 2000 साल पुराने ये तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख और 30 शिलालेख का दस्तावेजीकरण हुआ है। और आपको बता दें कि मकबरों के अंदर 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जो समाचार पत्रों में आज प्रकाशित की गई हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। रूसी भाषा की विद्वान और लेखिका प्रोफेसर मीता नारायण को मॉस्को में हेलेना रेरिका अंतर्राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। रूस के इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। रूसी भाषा की जानी मानी विद्वान और लेखिका प्रोफेसर मीता नारायण को मॉस्को में हेलेना रेरिक अंतर्राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया। रूस के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक ये सम्मान प्रसिद्ध रूसी दार्शनिक, लेखिका और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ी मशहूर हस्ती हेलेना रेरिक की स्मृति में दिया जाता है। प्रोफेसर मीता नारायण ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। ये मुख्य रूप से उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संस्कृति, कला, विज्ञान और मानवतावादी विचारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। अब तक इस सम्मान को हासिल करने वालों में रूस के अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग रहे हैं, जिनमें 1975 में शतरंज के विश्व चैंपियन रहे अनातोली कार्पोव भी शामिल हैं। प्रोफेसर मीता नारायण ने 4 दशकों से अधिक समय से रूसी भाषा का अध्ययन व प्रचार किया है।
उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2019 में रूस का प्रतिष्ठित पुष्किन मेडल और 2025 में दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें 2019 में द मॉडर्न नाइट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस और 2010 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन मिलेनियम नेशनल टीचर्स अवार्ड भी प्रदान किया गया। प्रोफेसर मीता नारायण की रचित त्रिभाषी पुस्तक रेरिक की दुनिया काव्य में अद्वितीय है। इसमें रेरिक के काव्य चक्रों का रूसी, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद शामिल है। ये पुस्तक भारतीय संस्कृति की सुंदरता, उसकी गहन दर्शन और धर्म को एक रूसी चित्रकार और कवि की नजर से उजागर करती है। आइए अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें देख लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु नियमों में फेरबदल किया है। उन्होंने वाहनों के उत्सर्जन मानक को समाप्त कर दिया है। इजरायली सेना ने फुटेज जारी कर जानकारी दी है कि बुंडेस्टैग यानी जर्मनी के संसद के अध्यक्ष जूलिया क्लॉकनर ने इजरायली सेना के साथ गजा पट्टी का दौरा किया है। यूक्रेन युद्ध के 5वें वर्ष में प्रवेश के बीच नाटो रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक हुई। ब्रिटेन ने 1.5 करोड़ पाउंड प्रोग्राम के तहत सहायता देने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हमें एक समझौता करना होगा, नहीं तो ईरान के लिए ये बहुत ही भयावह होने वाला है। और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा का। जी हाँ, मनी मंत्रा में आज आपको हम बता रहे हैं यूलिप के बारे में। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक बहुआयामी वित्तीय उत्पाद के रूप में उभर कर ये सामने आया है। ये योजना जीवन बीमा सुरक्षा और बाजार से जुड़े निवेश का दोहरा लाभ प्रदान करती है। यूलिप के माध्यम से निवेशक अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना में न्यूनतम 5 वर्ष की अनिवार्य लॉक इन अवधि होती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इसमें कर लाभ भी प्राप्त होता है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गहन अध्ययन के बाद ही पॉलिसी आप खरीदें। हालांकि ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि गहन अध्ययन के बाद ही इस पॉलिसी को खरीदा जाए। गलत फंड चुनने से आपको नुकसान हो सकता है। तो आप अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कल जो है वो सुरक्षित होगा। और आइए अब चलते हैं खेल जगत में और जान लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में आपके लिए क्या है खास। T20 विश्व कप में भारत की जीत का अभियान जारी है। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में नामीबिया की टीम को 93 रन से हरा दिया। 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 18 ओवर और 2 गेंद में 116 रन पर ही सिमट गई। इटली ने T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल की है। टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। ग्रुप सी के इस मैच में इटली ने 124 रन का टारगेट 12 ओवर 4 गेंद में बिना नुकसान के चेंज कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में आज भी होंगे 3 मुकाबले। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने जिम्बाब्वे तो वहीं कनाडा और यूएई दिल्ली में भिड़ेंगे, जबकि तीसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स और अमेरिका आमने सामने होंगे। भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई चैंपियनशिप के 50 मीटर 3 पोजीशन में क्लीन स्वीप किया। 50 मीटर 3 पोजीशन इस स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व रिकॉर्ड से स्वर्ण पदक जीता। कोपा डेल रे के सेमीफाइनल के पहले लेग के मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-0 से हराया। एटलेटिको की जीत में छाए ग्रीजमैन और लुकमैन। 3 मार्च को होगा दूसरे लेग का मैच। और आइए बात कर लेते हैं खेती किसानी की जुड़ी खबरों की कृषि जगत में। बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय में इजाफा के लिए खगड़िया जिले में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत मछुआरों और मत्स्यजीवी समितियों के सदस्यों को नाव, जाल और अन्य सामग्रियों पर 90% तक का अनुदान मुहैया करवाया जा रहा है। योजना के तहत मत्स्य पालकों को मत्स्य विपणन किट भी निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है, जिनमें तराजू, 4 किलो क्षमता वाला बॉक्स, मछली रखने का बर्तन सहित अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। इस योजना के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
और आज है शुक्रवार। शुक्र है कि फ्राइडे स्पेशल में हम क्या लेकर आ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो इस हफ्ते सिनेमाघरों में बड़े सितारे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं OTT पर भी सुपरहिट कंटेंट ने वापसी की है। कोहरा का सीजन 2 और द कंजूरिंग धमाल मचाने को तैयार है। इस हफ्ते की मोस्ट अवेटेड रिलीज है ओ रोमियो, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी हैं लीड रोल में। नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और फरीदा जलाल जैसे दमदार सपोर्टिंग कास्ट के साथ ये उन दर्शकों के लिए है जिन्हें इंटेंसिटी और अंडरवर्ल्ड ड्रामा वाली लव स्टोरीज पसंद हैं। हुसैन जैदी की माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पर आधारित ये एक्शन थ्रिलर उस डार्क पोएटिक ग्रिट का दावा करती है जिसके लिए विशाल भारद्वाज जाने जाते हैं। तू या मैं रेगुलर बॉलीवुड रोमांस नहीं बल्कि एक सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें आदर्श गौरव और शनाया कपूर हैं। कहानी 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की है जिनका एडवेंचर जानलेवा बन जाता है। बिजॉय नाम्बियार निर्देशित इस फिल्म में कुछ बेहतरीन विजुअल्स, थ्रिल और टेंशन का डोज देखने को मिलेगा। जोड़ी भी फ्रेश है और मगरमच्छ का ट्विस्ट भी। OTT पर भी है कंटेंट का धमाका। प्राइम वीडियो पर म्यूजिकल ड्रामा सीरीज बैंड वाले देख सकते हैं। अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे ने इसे बनाया और लिखा है और अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने डायरेक्ट किया है। शालिनी पांडे, जहान कपूर, स्वानंद किरकिरे, संजना दीपू और आशीष विद्यार्थी अहम रोल में हैं। रतलाम जैसे छोटे शहर के सपने देखने वालों की अपनी आवाज खोजने की इमोशनल नब्ज को ये सीरीज दिखाती है। 11 फरवरी से OTT पर रिलीज हुआ है कोहरा सीजन 2। ये उसी तनावपूर्ण और जटिल कहानी को वापस लाता है जिसने पहले सीजन को हिट बनाया था। पंजाब में सेट ये नया सीजन एक रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्या मामले की पड़ताल करता है। वरुण सोपती और मोना सिंह की अदाकारी ने अभी से झंडे गाड़ दिए हैं। जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज द कंजूरिंग लास्ट राइट्स। मुख्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी है जिसका निर्देशन किया है माइकल शवास ने और पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा इसमें अहम रोल में हैं। कहानी में वॉरेन दंपत्ति 1986 में हुए स्मर्ल भूतिया मामले की जांच करते हैं, जहां पेंसिल्वेनिया में एक परिवार भूतों से आतंकित है जिनका संबंध एक शापित दर्पण से है और कहानी वॉरेन दंपत्ति के लिए एक अंतिम लड़ाई पर केंद्रित है। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत में होने जा रही AI इम्पैक्ट समिट से पहले DD न्यूज ने भारत जेन के को-फाउंडर प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य से बात की है। तो देखते हैं उनका इस समिट और भारत में AI की संभावनाओं को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज AI के ऊपर बात कर रहे हैं हम भारत जेन पर, विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि भारत जेन हमारा स्वदेशी जनरेटिव AI मॉडल है। एक ऐसा मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम है जो भारत की ही भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता को समेटने का एक भारत का अपना प्रयास है। ऐसे में भारत जेन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य जो IIT कानपुर के कंप्यूटर विभाग से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप भारत जेन के को-फाउंडर टीम में से एक हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम भारत जेन की जब बात करते हैं तो हम ये तो समझते हैं कि हमारे भारत का अपना, हमारी सोच के हिसाब से, लेकिन 22 आधिकारिक भाषाओं में इसको तैयार किया जा रहा है जिसमें से 15 तो तैयार भी हो चुके हैं। क्या लक्ष्य रहेगा हमारा, कब तक हम तमाम 22 भाषाओं में इसको तैयार कर लेंगे और ये जो भाषाई विविधता है कैसे इसे विविधता को एकता में समेटने का एक प्रयास है भारत जेन? नमस्कार। पहले तो ये बात है कि हमारी भाषाओं जो 22 भाषाओं है ये भले ही अलग है लेकिन इसमें बहुत सारी एकता है। ये हम लोग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के दौर पे देखा है, हम लोग खुद काम किया है इसके ऊपर। तो हमारे भाषाओं की स्ट्रक्चर्स जो है वो चाहे आप संस्कृत ले लीजिए, चाहे तमिल ले लीजिए, चाहे बांग्ला, हिंदी जो भी ले लीजिए, हमारा भाषाओं का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत एक है। तो ये हम लोग यूज़ करना चाहेंगे, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक भाषा में अगर आप कर लेंगे तो दूसरे भाषा में जाना
रिलेटिवली ईजियर है, एकदम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दिस आर सिमिलर। तो अभी हमारा जो परम मॉडल है, जो भारत जन का अपने मॉडल है, वो पहले 2 भाषाओं में थे, हिंदी और इंग्लिश। अभी 15 भाषाओं में आ गया। अभी हम लोग 22 भाषा में कोशिश करेंगे और उसके बाद भी कुछ भाषा है। 22 तो शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस है, उसके अधिक भी बहुत सारे भाषा है जो अनशेड्यूल्ड बहुत सारे भाषा है, ट्राइबल लैंग्वेजेस पे जैसे साँवताली, ये सब में भी हम लोग मतलब सोच के ही लगता है कि इसका एक लक्ष्य है, जाहिर है कि हमारे देश का हर व्यक्ति, हर जन एआई का प्रयोग कर सके, है ना, उस सोच के साथ है। एकदम तो ये जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं तो किस तरह का डेटा सेट्स यूज कर रहे हैं आप लोग कि हम इतनी सारी विविधता को समेट सके? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो डेटा सेट है वो इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया की फोकस है, क्योंकि ये इंडिया की जेएनएआई मॉडल है। तो हमारा जैसे सब साहित्य लेता है, उसका ओसीआर कर रहा है, हमारा जो गवर्नमेंट का डेटा है, जो लीगल डेटा है, जो न्यूज़पेपर डेटा है, ये सब इस मॉडल के अंदर रहेंगे। इससे ये मॉडल ट्रेनिंग होंगे। तो ये भारत के लिए ही है। इसमें लीगल एस्पेक्ट का अगर समझना चाहें, किस तरीके से लीगल परम, चूंकि भारत जन का हिस्सा है, तो भारतीयों को लीगल समाधान तलाशने के लिए हेल्प करेगा? ऐसे है कि देखिए, हम लोग भले भाषा हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन लीगल भाषा बोल नहीं सकते। लीगल भाषा अलग होता है। तो हमारा ऐसे सपना है कि आपके पास, आप रास्ते पे जा रहे, कुछ समस्या हो गया या कुछ हो गया, आपको एक लीगल कंसल्टेंट चाहिए, तो ये फ़ोन करेंगे या कोई मॉडल हमारे फ़ोन पे रहेंगे जो आपको लीगल सुझाव देंगे। लीगल में तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो है कॉमन पीपल जो करते हैं, दूसरे होते हैं कि जजेस। अब जजेस का बात यह है कि जजेस आर ओवरवर्क्ड, हम लोग जजेस बहुत कम है, तो इतने सारे पेंडिंग केसेस है, क्योंकि अगर उनको कुछ हेल्प मिल जाए एआई की तरह से कि समराइज कर दे, थोड़ा खास पॉइंट्स निकाल दे, जजमेंट तो अल्टीमेटली इज अ ह्यूमन थिंग दैट तो जजेस हैव टू डू। निर्णय तो हम ही को निर्णय तो उनको ही लेना है, मशीन से निर्णय नहीं लेना है। लेकिन अगर हेल्प कर दे, समराइज कर दे ऐसे, तो फिर ये इतने सारे पेंडिंग केसेस जो है वो कम हो जाएंगे। फॉर दिस लॉयर्स एंड एडवोकेट्स व्हाट वी फॉलो इज अ प्रेसिडेंट बेस्ड सिस्टम, राइट? बिल्कुल ठीक, पहले क्या हुआ है। हाँ, पिछले केस को साइड करता है। तो अगर कोई एआई सिस्टम है कि इस केस की बराबर, इस केस की सिमिलर ये पिछले केसेस है, ये लॉयर के लिए बहुत काफी समय आपके और आपकी ऊर्जा बच जाएगी। हाँ, तो ये तीनों चीज हम लोग लीगल में काम कर रहे हैं। लीगल परम एक मॉडल है, बहुत सारे बाकी लोग भी काम कर रहे हैं देश में ये लीगल लेके। प्रोफेसर साहब, एक जरूर ये सवाल आता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं हमारे प्राचीन वेदों की, ग्रंथों की, ज्ञान के भंडार की, तो हमें मालूम है कि विज्ञान को लेकर भी हम कितना आगे बढ़े थे, शून्य हमने विश्व को दिया इत्यादि। तो ये जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं आजकल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की या एआई की बात करते हैं, तो क्या हमारे नॉलेज सिस्टम में कहीं कोई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं आज के दौर में? बिल्कुल, ये जो आपने बात कर रहे हैं ना कि इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का, ये तो अभी एक डिवीजन भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, इसके लेके बहुत सारे चर्चा हो रहा है, बहुत सारे बातें हो रहा है। और हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये एक जेनरेटिव सिस्टम भी है, जेनरेटिव है। तो आप अगर पाणिनि के अष्टाध्यायी देखेंगे, इसके बारे में सबको पता है, ये जो संस्कृत ग्रामर का जो ग्रंथ है वो एक्चुअली जेनरेटिव सिस्टम है। वो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एआई सिस्टम ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, फिर पिंगला के छंद सूत्र है, ऐसे है। और जैसे है कि हमारे देश में जैसे समरांगन सूत्रधर है, राजा भोज जो फेमस राजा भोज है, उनके समय में ये ऐसे रोबोट बनाया गया था जो मैकेनिकल मैन बोलते हैं। तो वो लोग भी काम करते हैं कि इंटेलिजेंस से, अपने इंटेलिजेंस से काम करते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस को वैसे देखेंगे कि अभी जो हमारा इंटेलिजेंस के मतलब कुछ फ़ोन से, कुछ ऐप से, वो नहीं है, लेकिन मैकेनिकल इंटेलिजेंस है। ओके। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि वो यंत्र है। तो और IKS में बहुत कुछ है, और AI का एक जो मॉडल होंगे हमारा, जो IKS का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे कि आजकल आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बाहर का कोई मॉडल पे देखेंगे तो उसमें IKS के बारे में उतना ज़्यादा नहीं देते बाहर के। हम लोगों को सबको पता है कि पिथागोरस थ्योरम है, A² + B² = C²। एक्चुअली वो पहले हमारे देश पे बोधायन सूत्र है, और शुल्व सूत्र में बोधायन की है। ये नाम आएंगे नहीं। फिबोनाची सीरीज है, वीरांक सीरीज, ये आएंगे नहीं। तो ये लाने के लिए, क्योंकि हमारे देश की है, मैं पहले ही बोला कि हमारा LLM
हमारी देश के लिए होंगे, हमारी देश की आगे बढ़ने के लिए। मतलब कहीं लगता है कि वो पाश्चात्य के दौर में उनकी तरफ से ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाया गया और हम अपने प्राचीन ज्ञान को भूलते चले गए, तो मतलब भारत जन हमें उसी को आगे लाने में मदद करेगा। बिल्कुल, इसीलिए और एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि सॉवरेन जेन एआई जो होता है, सॉवरेन जेन एआई यही होता है कि हमारा देश का जो परंपरा है, हमारा देश का जो कल्चर, लैंग्वेज, जो टेक्स्ट, इसको आगे लाना है। हम लोग अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे जेन को तो उसको पहले हमारा हिसाब से वो उसको आंसर देना पड़ेगा। एआई की स्वायत्ता भी हमारे पास होनी चाहिए और डेटा तो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पास तो 140 करोड़ लोगों का डेटा है जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसको वो भी चाहते हैं कि हमारे तक पहुंचे और अभी भी विदेशी सर्वर्स में हमारा डेटा स्टोर्ड है। कैसे ये संप्रभुता के सवाल का जवाब है भारत जेन? भारत जेन का एक मेन गोल जो है, दिस इज टू ये एआई इकोसिस्टम भारत में करना। भले ही हम लोग कुछ एकेडमिशियंस ने इसने चालू किया, अब ये कंपनी के दौर पे चल रहा है, बट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, न्यूज़ मीडिया, स्टूडेंट, स्टार्टअप, सबको इसका हिस्सा होना है। ये हमारा गोल है भारत जेन का, जेन एआई इकोसिस्टम। वो तभी होगा जब ये सॉवरेन जेन एआई की बात करेंगे। डेटा हमारे होंगे, सर्वर हमारे होंगे, ट्रेनिंग हमारे होंगे, सॉफ्टवेयर हमारे होंगे, जो इंजीनियर्स, जो साइंटिस्ट, जो यूजर्स, सब हमारे होंगे। और नियंत्रण भी हमारा होगा। नियंत्रण हमारे होंगे, पूरा नियंत्रण हमारे होंगे। ये नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो एक आपने बात बताया कि हमारा देश का जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, आपने बताया, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। क्योंकि ये जो आप सोच लीजिए कितने डेटा हम लोग कर सकते हैं जो बाहर कोई भी देश ये नहीं कर सकते। और हमारे और एक चीज़ है कि बहुत सारे हमारे फोक ट्रेडिशन है, जो हमारे जो बोलती जो है, जो कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है, कैसे ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन अगर आप स्पीच मॉडल बनाएंगे जो इसको आप रिकॉर्ड करते रहिए और गांव-गांव पे जाके, तो ये जो डेटा ये बाहर किसी को मिलेंगे नहीं, ये हमको ही मिलेंगे। और हमको एक्चुअली इसको लेके इसका हमारा जेन एआई की इकोसिस्टम में इसमें डालना पड़ेगा। ये डालना ही है और इसी दिशा में काम भी हो रहा है। एक चीज़ बोल के ये करना चाहता हूँ, संपूर्ण करना चाहता हूँ कि हमारी देश की मॉडल है, हमारी देश के लिए है, तो हमको एज इंडियंस वी हैव टू कम फॉरवर्ड। हमको आना पड़ेगा, चाहे जैसे भी है वो, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डेटा कलेक्टर है, एनोटेटर है, जैसे भी है, क्योंकि ये हमारी देश की है। हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो कोई विदेश से आके ये नहीं करेंगे हमारे लिए। यानी ये आह्वान है उन सब के लिए जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एआई के क्षेत्र से, कि आप लोग आगे आइए और भारत जेन के विकास में अपना योगदान दें। मुझे लगता है आपका ये आह्वान सब देशवासियों तक जरूर पहुंचेगा और उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भारत जेन को लेकर, उसको भी हम जल्द हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सबको नमस्कार। तो ये है भारत जेन, जिसको हम अपने देश का चैट जीपीटी की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल होगा जो न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। अभी फिलहाल इतना ही, नमस्कार। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की और अलग अलग राज्यों का जान लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं कोलंबो, जहां श्रद्धा और इतिहास का संगम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेषों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ स्वागत किया गया है। आप देखिए इन खास झलकियों को, तस्वीरों को, और इसके साथ ही मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।